द्वारा पहले जमाने के लोग बैलगाड़ी में चलते थे, नहीं कहते थे उठा रे डोली चला चला कहाँ मिलन की रुतवा, बोलते हैं यानी भाई। तो पहले लोग मेरे दोस्तों बैलगाड़ी के द्वारा आज आपके सामने लेकर आए हैं ज्योग्राफी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और वादा करता हूं स्टार्टिंग में ही अगर आप ईमानदारी पूर्वक देखेंगे तो मेरे दोस्तों आपको ज्योग्राफी से प्यार हो जाएगी। और क्लास को पूरी अच्छी तरह से एक बार कंप्लीटली देखिए और देखने के बाद अगर आप लोगों को लग रहा है कि सर हाँ आप जो बता रहे हैं सारे चीजों को हम अपने माइंड में सेटअप कर लिए हैं, तो मेरे दोस्तों आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। मैं इसके अकॉर्डिंग मेरे दोस्तों सेट टू भी आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। और मेरे जितने सारे क्वेश्चन आप लोग देखेंगे एग्जाम के अकॉर्डिंग तीर की तरह चुभेगी भाई। इसके लिए मेरे दोस्तों मेरे तरफ से 100% गारंटी है कि आपके पेपर में टू द पॉइंट ऑफ जैसे मैं अभी आपको बताऊंगा वैसा ही आपके फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आएगी। पर मेरे दोस्तों जब मैं आप लोगों के लिए रात 2 बजे रात 1 बजे तक मेहनत कर रहा हूं तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है मेरे भाई की जो मैं बात बोल रहा हूं कि बार बार आप लोग शेयर कीजिए। तो आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। आइए सर पहला क्वेश्चन की और हम लोग मुलाकात करते हैं। पहला क्वेश्चन सर आपके स्क्रीन पे है कि थोड़ा सा मैं बताइए मेरे भाई कि परिवहन तथा संचार में क्या अंतर है। यानी परिवहन का मतलब जो हमारा आवागमन होती है वो हमारा परिवहन हो गया, और संचार का मतलब मेरे दोस्तों अभी मैं बताने वाला हूं। सबसे पहला अगर हम लोग परिवहन की बात करें पॉइंट नंबर 1 में, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल ले जाने की विधि को परिवहन कहते हैं। यानी मेरे दोस्तों ये हमारा सामान अगर यहाँ पे है और मुझे यहाँ पर पहुंचाना है, तो मेरे दोस्तों जब मैं वाहन के माध्यम से इस कलम को अगर हम यहाँ तक पहुंचाएंगे तो ये हमारा परिवहन कहलाता है कि परिवहन के द्वारा ही हम अपने माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं और ले आ भी सकते हैं। साथ ही साथ परिवहन के माध्यम से कोई भी व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो जा सकते हैं और वो अपने स्थान पर लौटकर आ भी सकते हैं। इसे हम लोग परिवहन कहते हैं। आइए सर बात करते हैं संचार। समाचारों तथा विचारों को एक जगह से दूसरी जगह को भेजना संचार कहलाता है। मेरे दोस्तों जैसे अमेरिका में कोई भी घटना घट रही है वह घटना को हमारे झारखंड तक पहुंचाना ये हमारा कहलाता है संचार। जैसा अभी बिहार में बीपीएससी छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है, आज हम अपने घर बैठे इसको देख पा रहे हैं, यह भी हमारा एक प्रकार का क्या है संचार है। यानी मेरे दोस्तों दूसरे जगह के खबरों को जब हमारे पास तक पहुंचाई जाती है तो इससे हम लोग संचार कहते हैं। पॉइंट नंबर 1 बात करते हैं सर पॉइंट 2 यातायात के प्रमुख प्रकार स्थल, वायु, जल मार्ग, रेल मार्ग, बहुत सारे मार्ग हो सकती है। जैसे मेरे दोस्तों हमारा सड़क मार्ग होगी, तो देखिए सबसे पहला अगर मैं बात करूं हमारा स्थल मार्ग होगा, यानी जो हमारा जमीन पर चलते हैं भाई। उसके बाद हमारा आ जाएगा सर जल मार्ग जो हमारा शिप चलती है, तथा वायु मार्ग जो हमारा हेलीकॉप्टर चलती है। तो मेरे भाई याद रखिएगा आप लोग सुने भी होंगे कि थल सेना, जल सेना और वायु सेना। तो हमारा यातायात के 3 प्रकार होती है, याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं मेरे भाई संचार की, तो संचार के साधनों में डाक आती है। डाकघर नहीं है भाई, डाकघर नहीं, पोस्ट ऑफिस। जैसे मेरे दोस्तों मैं अपने सूचना को किसी और व्यक्ति तक पहुंचाऊंगा तो हम डाक के माध्यम से, पहले लोग डाक के माध्यम से प्यार क्या करते थे। और आज जानू कैसे हैं, आज आ जाना कोले 4 बजे, जल्दी से आना, देखो मेरे पास समय नहीं है, अगर तुम लेट करेगी ना तो मैं चला जाऊंगा, अरे अरे मत लेट करो मैं 3 बजे पहुंच जाऊंगा। हम लोग बोलते हैं या नहीं भाई। इस तरह से मेरे दोस्तों आज हमारा क्या हो जाएगी बात, हमारा परिवर्तन हुआ है, डेवलपिंग हुई है हमारी दुनिया। तो हम लोग पत्र की जगह में हम लोग मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, टेलीफोन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद तार, मेरे दोस्तों पहले जमाने के लोग डाक व्यवस्था के बाद जो आती थी ना वो हमारा तार, मेरे दोस्तों एक तार के माध्यम से वो यहाँ पे हेलो करते थे ना मेरे भाई, तो कई किलोमीटर दूर तक ये आवाज सुनाई पड़ती थी। इस तरह से रेल की पटरी के द्वारा अंदाजा लगाया जाता था कि मेरे दोस्तों याद रखेगा कि कौन ट्रेन कहाँ खड़ी है। अगला से बात करते हैं जैसे हमारा टेलीफोन, मैंने बताया इंटरनेट शामिल है, इतने सारे हमारा संचार में शामिल है। यही चीज अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों पॉइंट नंबर 3 में, प्राचीन काल में पशुओं द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियां यातायात के साधन थे। पशुओं के द्वारा पहले जमाने के लोग बैलगाड़ी में चलते थे, नहीं कहते थे उठा रे डोली चला चला कहाँ मिलन की रुतवा, बोलते हैं यानी भाई। तो पहले लोग मेरे दोस्तों बैलगाड़ी के द्वारा अपने एक जगह से दूसरे जगह तक अपने सामान को ट्रांसपोर्ट करते थे। यह भी एक प्रकार का हमारा क्या था, यह भी हमारा एक प्रकार का परिवहन थे। यस या नो। आज भी बहुत सारे गांव देहात में बैलगाड़ी के द्वारा धान लाया जाता है खेतों से घर तक, है ना भाई। आइए सर बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 में,
प्राचीन काल में संचार के साधनों नहीं होने के कारण चलते परिवहन के साधनों का ही उपयोग किया जाता था। मेरे भाई, आज ना हमारे पास संचार आई है, आज ना हमारे पास मोबाइल आई है, तभी ना हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्यार में डूब गए हैं। हमारा फ्यूचर का ख्याल नहीं है। फ्यूचर का पता कब चलता है? जब हमारा 25 साल उम्र होती है। उससे पहले तो हम लोग ऐश आवारा करते हैं भाई, चलो आज इस पार्क में घूमते हैं, कल उस पार्क में जाएंगे, यही करते हैं ना भाई हमारे लाइफ में। बाकी जो मेरे दोस्तों अपने लाइफ को अच्छी तरह से जी रहे हैं, अच्छी तरह से अपने फ्यूचर को देख रहे हैं कि हमारा फ्यूचर कहां जाने वाला है। यकीन मानिए मेरे दोस्तों कि किताबों में झुका हुआ सर जिंदगी भर बुलंद होती है उसका सर, इसलिए किताबों पर झुकाना सीखिए। तो मेरे दोस्तों पहले जमाने के पास लोगों के पास मोबाइल नहीं था, ना कोई डाकघर थी, ना कोई मेरे दोस्तों याद रखिएगा कोई भी तार था जो एक बात को दूसरे बात तक पहुंचाया जा सके। लेकिन उस समय मेरे दोस्तों परिवहन थे, तो लोगों को मेरे दोस्तों प्राचीन काल में लोगों का एक बात को दूसरे लोगों तक पहुंचाना किसके द्वारा किया जाता था? परिवहन के द्वारा ही किया जाता था। जैसे बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे, रेनडियर का प्रयोग करते थे। आई होप कि आप लोगों को अच्छा भी लग रहा होगा, है ना भाई? अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए मेरे दोस्तों। यकीन मानिए अभी तो मैं यूट्यूब में बता रहा हूं, यूट्यूब तो हमारा ओपन प्लेटफॉर्म है मेरे। याद रखिएगा जो जो स्टूडेंट्स है मेरे दोस्तों हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन किए ना मेरे भाई, उसको मोहब्बत हो जाती है भाई। याद रखिएगा क्रैश कोर्स को जो भी बंदा ज्वाइन किया ना, उसको पढ़ाई से प्यार हो जाती है भाई। फिर पढ़ाई क्या चीज होती है। आइए सर, ये क्वेश्चन आपके पेपर में 3 मार्क्स का आएगी। उम्मीद करते हैं कि आज जिंदगी भर आप मरते दम तक नहीं भूलोगे अगर सही तरीके से परिवहन और संचार के बारे में पढ़ लिए हैं। कुटीर उद्योग और लघु उद्योग, याद रखिएगा मेरे भाई। कुटीर उद्योग का मतलब छोटा सा, मेरे नन्ना मुन्ना साराया, बोलते हैं ना भाई छोटा सा बच्चा और हम लोग बड़ा हो गए, है ना भाई? बोलते हैं ना कि देखो बाप के ऊपर भी अब बातें चलाने लग रहे हैं भाई। तो ये हमारा छोटा सा उद्योग है, ये हमारा बड़ा सा उद्योग है। कुटीर उद्योग जब भी हम लोग लगाते हैं छोटा सा फैक्ट्री, क्या मेरे दोस्तों हमारा ज्यादा पैसे की आवश्यकता होती है? नहीं। लेकिन अगर यही चीज अगर मैं बात करूं लघु उद्योग में, तो बड़ा बड़ा मशीन चाहिए, बड़ा बड़ा मशीन, बड़ा बड़ा इंजीनियर चाहिए। तो लोगों को पैसा देना पड़ेगा, बिना पैसे का आप भी काम नहीं करेंगे। हाँ, झूठ मत बोलिए। देखिए मेरे भाई, कुटीर उद्योग मुख्यतः परिवार के सदस्यों के सहयोग से चलाया जाता है। जो छोटे छोटे होते हैं ना भाई उद्योग, वो परिवार के सदस्यों के द्वारा ही चलाया जाता है। इसमें कोई बाहरी लेबर की आवश्यकता नहीं होती है, कोई इंजीनियर की आवश्यकता नहीं होती है। एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे अगरबत्ती बनाना, साबुन बनाना, बिस्किट बनाना, ये सब काम हमारा आता है कुटीर उद्योग में, जो एक परिवार के सारे सदस्य मिलकर उस फैक्ट्री को चलाते हैं भाई, है ना? उस कुटीर उद्योग को चलाते हैं। यही चीज अगर मैं बात करूं लघु उद्योग में, तो लघु उद्योगों में सामान्यतः श्रमिक कार्य करते हैं भाई। याद रखिएगा लघु उद्योग में कोई परिवार वाला अगर लघु उद्योग खोलेंगे ना, वो नहीं चला पाएंगे। वो तो दूर की बात, उसका नाना नहीं चला पाएंगे, उसका नाना भी नहीं चला पाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्तों इसमें इंजीनियर की आवश्यकता होती है, इसमें लेबर की आवश्यकता होती है, जो मेरे दोस्तों हमें दूसरे व्यक्ति हमें मदद कर सकती है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं लघु उद्योग में, हम ज्यादा से ज्यादा लेबर को लगाते हैं और इस प्रकार लगाते हैं मेरे दोस्तों ताकि हमारा सामान सही तरीके से उत्पादित हो सके और बाजारों तक सही तरीके से पहुंच सके। ये पहला डिफरेंट था सर हमारा कुटीर उद्योग और लघु उद्योग में। दूसरा डिफरेंट सर कि कुटीर उद्योगों में मानव के हाथों का प्रयोग होता है। जब भी आप लोग कुटीर उद्योग देखेंगे मेरे भाई, कुटीर उद्योग में ना मानव के हाथ का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेरे दोस्त अगरबत्ती बनाना, इस तरह से अगरबत्ती बनाते हैं। साबुन बनाना, एक कटोरा लिया, कटोरा में साबुन घुसाया, टपा टप देने लगा, है ना भाई? जैसे ईंट का भट्टी, है ना भाई? हाथ का इस्तेमाल हो रही है, देखो मुस्कुरा भी रहे हैं आप, हंस मत, ठीक है? तो देखिए ईंट का भट्टी, ये भी एक प्रकार का मेरे क्या है हाथों के द्वारा बनाया जा रहा है। तो कुटीर उद्योग मेरे दोस्तों इसमें परिवार के हाथ का प्रयोग करके सामान को उत्पादन किया जाता है। यही चीज अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों लघु उद्योग में, लघु उद्योग में उत्पादन मशीनों द्वारा होता है। लघु उद्योग में याद रखिएगा मेरे शेर सरनियों, किसके द्वारा होता है? मशीनों के द्वारा इसमें उत्पादन किया जाता है सामान का। बिना मशीन से लघु उद्योग में सामान को उत्पादन कर ही नहीं सकते हैं आप। चलिए सर, अब आते पॉइंट नंबर 3 में। कुटीर उद्योग में तैयार माल के लिए बाजार स्थानीय होता है। अब कुटीर उद्योग हम लोग छोटा छोटा बाजार है, हम अगरबत्ती बना लिए, ले लो रे अगरबत्ती, अरे ले गो साबुन, की कर ले रे, ले भी कि ना बोलते हैं या नहीं भाई? इस तरह से हम लोग द्वार द्वार तक जाते हैं, यस या नो? और हम अपने साइकिल से गाड़ी से जा जा के पहुंचाते हैं। अगरबत्ती हो, साबुन का हो या बिस्किट का हो, है ना भाई? ये हम घर घर जाके पहुंचाते हैं, दुकान दुकान। लेकिन अगर मैं बात करूं लघु उद्योग का, तो लघु उद्योग मेरे दोस्तों याद रखिएगा बड़े बड़े सामान बनाते हैं। इसके लिए एक अलग सा वाहन होती है, जो वाहन पर सामान को लादते हैं। इसके बाद ये जो हमारा ड्राइवर है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, दुकानों तक जाकर ये पहुंचाते हैं। मेरे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको लग रहा है
कि सर आप जो बता रहे हैं ना, आज तक सर हम ऐसा कभी नहीं देखे हैं। तो मेरे दोस्तों एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए, अरे कौन कहता है कि पढ़ाई हार्ड होती है। यकीन मानिए अगर समझाने वाला सही मिल जाए तो हमारा रिजल्ट याद करती है ना भाई। कौन कहता है मेरे दोस्तों कि मोहब्बत बर्बाद करती है, कौन कहता है कि मेरे दोस्तों मोहब्बत बर्बाद करती है। अरे अगर निभाने वाला मिल जाए तो हमारा जमाना याद करती है। ठीक इसी तरह से कौन कहता है कि पढ़ाई हार्ड होता है, अरे पढ़ाने वाला सही तरीके से मिल जाए तो हमारा रिजल्ट याद करती है। इसी तरह से मेरे दोस्तों आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें और आने वाले जनरेशन को हमारा ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखिएगा, क्योंकि मेरे दोस्तों मैं अपने जॉब को छोड़कर आया हूं। नहीं मालूम है तो सुन लीजिए, मैं आरपीएफ ट्रेडमैन का जॉब छोड़कर आज आपके पास खड़ा हूं। क्यों? एक ही कारण है कि हम अपने झारखंड को एक शिक्षा के तौर पे, एक शिक्षा के राजनीति में ऐसी दिशा देने वाला हूं मेरे दोस्तों, जहां पे गरीब से गरीब बच्चे जो पैसा के कारण पढ़ नहीं पा रहे, ऐसे ऐसे हमारे बच्चों को हम लोग को पढ़ाना है मेरे भाई। इसलिए आप लोग आने वाले जनरेशन को याद रखें, चाहे वो सेमेस्टर का हो, चाहे वो मेरे दोस्तों क्लास 10 का हो, क्लास 11 का हो, कम से कम पैसा में मात्र 5 से 10 रुपया में मेरे दोस्तों पर मंथ बेटर तरीके से सुबह शाम दोनों टाइम हमारे साथ क्लासेस कर सकते हैं। तो आप लोग आने वाले जनरेशन को जरूर याद दिलाइएगा भाई कि हाँ मिसाल क्लासेस है ले रे दादा, जे एकदम कम पैसा में इतना सुंदर पढ़ा ले रे भाई कि कौन ऑफलाइन के मास्टर से टक्कर ना लियल पा रहा ले रे दादा। तोरा अगर पढ़ना होना रे भाई तो एकरा यहाँ ही पढ़ भी तो हो, बड़ी बेस तरीके से तो होने के समझाए तो रे दादा। आइए सर क्वेश्चन पे आते हैं कि सर मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। ये पेपर में याद रखेगा, कभी 2 मार्क्स का पूछा जाता है तो कभी 3 मार्क्स का। मानव भूगोल मतलब मैं भूगोल, याद रखेगा। ह्यूमन जियोग्राफी, मानव भूगोल का मतलब आप एक मानव है, जियोग्राफी आप भी है ना भाई। तो कैसे इस्तेमाल करेंगे सुनिए सर। मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है, मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जो मनुष्य और उसके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करती है। मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जो मनुष्य तथा पर्यावरण के बीच के संबंधों को दर्शाती है। किसको भाई? इन्वायरमेंट और हमारे बीच के रिलेशनशिप को दर्शाती है। जैसे रे दादा हम जैसे जाते हैं कॉलेज और वेट करते हैं रे कब आएगा मेरा वाला, ताकि हम भी बैठकर बात कर सकते हैं जैसे दूसरा वाला कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से हमारा पर्यावरण भी हमारा वेट करता है कि कौन हमें पानी देंगे रे दादा, ताकि पानी देंगे तो हम अच्छी तरह से ऑक्सीजन भी देंगे उनको, ताकि वो स्वस्थ ऑक्सीजन लेकर अपने जीवन को अच्छी तरह से स्वस्थ रखकर अपने विकास कर सकते हैं, अपने आने वाले जनरेशन का भी वो विकास कर सकते हैं। इतना ख्याल रखती है हमारा पर्यावरण जितना हम अपने जीएफ का रखते हैं दादा। याद रखिए दादा, एकदम 2 कॉपी याद रखना, रिलेशन बैठती है जैसे हमारा जीएफ बीएफ है, इसी तरह से हमारा याद रखिएगा पर्यावरण और मनुष्य के बीच में एक रिलेशनशिप बैठती है। अगर हम छेड़ेंगे पर्यावरण को तो हमें भी छेड़ा जाएगा, और अगर हम याद रखिएगा अगर हम पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करते हैं, रोज एक पेड़ में पानी देते हैं, तो याद रखिएगा वो भी हमें अच्छी तरह से फल देंगे, अच्छी तरह से फूल देंगे, अच्छा ऑक्सीजन भी देंगे। इस बात को ख्याल रखिएगा। तो मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जो मेरे दोस्तों याद रखिएगा मनुष्य और उसके पर्यावरण के बीच के संबंधों को दर्शाती है। इसमें हम यह समझते हैं कि लोग कहाँ रहते हैं, याद रखिएगा इसमें हम यह समझते हैं कि लोग कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, ये हमारा पर्यावरण के बारे में बताते हैं कि मनुष्य कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, और उसका पर्यावरण, उनका पर्यावरण समाज, संस्कृति और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके बारे में मानव भूगोल के बारे में अध्ययन किया जाता है। मेरे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे दोस्तों बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। मेरा एक ही बात कहने का मकसद होता है कि मजाक से पढ़ाई करेंगे रे भाई, लेकिन पढ़ाई में मजाक नहीं करेंगे। मजाक से पढ़ाई करेंगे रे दादा, लेकिन याद रखिएगा पढ़ाई में मजाक नहीं करेंगे। याद रखना मेरे भाई, सुनने में तो लग रहा है दोनों शब्द एक जैसा पर बहुत अलग है। आर्थिक भूगोल के 3 उप क्षेत्र का नाम बताइए। तो आर्थिक भूगोल का 3 उप क्षेत्र होती है मेरे भाई, याद रखिएगा। संसाधन भूगोल,
कृषि भूगोल और उद्योग भूगोल। उद्योग में आते हैं सर फैक्ट्री, कृषि में आते हैं हमारे किसान, संसाधन में आते हैं जैसे मेरे दोस्तों हम अपना बोर्ड का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार का क्या है हमारा संसाधन है। हम कैमरा का यूज कर रहे हैं, कैमरा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी एक प्रकार का क्या है संसाधन है। संसाधन किसे कहते हैं मेरे दोस्तों, जो संग चलती है उससे हम लोग संसाधन कहते हैं। जैसे आप बिना मोबाइल का चल नहीं सकते हैं, यह भी आपका संसाधन हो गया है, वाह या नहीं भाई। चलिए सर याद रखिएगा, मुझे उम्मीद है बड़े मस्त तरीके से आप लोग समझ रहे होंगे, है ना। चलिए बस पैसा तो नहीं ले रहे हैं भाई, लेकिन जमकर शेयर कीजिए मेरे भाई, जितना ज्यादा हो सके। हाथ जोड़कर विनती करता हूं, इतने सारे नोट्स जो मैं आपको बता रहा हूं ना मेरे भाई, ये नोट्स मैंने रात 2-2 बजकर जाग कर मेरे दोस्तों अपने हाथों से नोट्स लिखा, और हमारे टीम देखिए हंस भी रहा है। वो देखिए मेरे भाई टाइप करके मेरे दोस्तों मैं आज आपके सामने इस्तेमाल कर रहा हूं, प्रयोग कर रहा हूं, आप लोगों को बता रहा हूं। तो आप लोगों का भी फर्ज होता है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, खास करके कॉलेज में जाइए, स्कूल में जाइए, तो मेरे दोस्तों ग्रुप अगर बनी है ना तो उसमें चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। निश्चयवाद क्या है भाई, निश्चयवाद या पर्यावरणीय नियतिवाद मानव भूगोल की एक प्रमुख विचारधारा है भाई। याद रखिएगा, निश्चयवाद हमारा भूगोल का वह शाखा है जिसमें हमारा विचारधारा, विचार के बारे में बातचीत किया जाता है। किसके बारे में शेर, विचार के बारे में बातचीत किए जाते हैं, जिसके अनुसार मानव भौतिक पर्यावरण में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकता है। याद रखिएगा मेरे भाई, जो हमारा भौतिक परिवर्तन है मेरे भाई, याद रखिएगा इसमें किसी प्रकार से मनुष्य जो है परिवर्तन नहीं कर सकता है। जैसे एग्जांपल दे देता हूं मेरे दोस्तों कि पेड़ से टूटा हुआ फल को आप लटका नहीं सकते हैं, भौतिक परिवर्तन एक तरह का मेरे दोस्तों। याद रखिएगा आप लोग पढ़े होंगे रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन उसे कहते हैं जो एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। भौतिक परिवर्तन उसे कहते हैं जो एक बार इस्तेमाल करने के बाद बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। वही हमारा कहता है निश्चयवाद, कि निश्चयवाद या पर्यावरणीय नियतिवाद मानव भूगोल की एक प्रमुख विचारधारा है, जिसके अनुसार मानव भौतिक पर्यावरण में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकता है। यानी मनुष्य के अंदर में इतनी क्षमता नहीं है कि वह पर्यावरण में चेंजेस कर सकते हैं, खास करके भौतिक परिवर्तन। यानी पर्यावरण ही मनो की भौतिक और बौद्धिक विशेषता का तय करता है। पर्यावरण ही है जो पर्यावरण बताती है कि मनुष्य का विकास कैसे होगा। पर्यावरण ही है जो बताती है कि मनुष्य का बुद्धि किस ओर जाएगी। क्यों बताएगी भाई, हम अपने स्वस्थ पर्यावरण चाहते हैं, स्वस्थ हम अपने जीवन चाहते हैं, तो हम अच्छा वातावरण में हमें रहना होगा, पेड़ पौधे की कम से कम कटाई करना होगा, पेड़ पौधे लगाना होगा, पानी देना होगा, ये हमारा तय करता है निश्चयवाद भाई। चलिए दादा, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, आप हंस भी रहे हैं भाई। हाँ भाई, आप लोगों के लिए एक न्यू बैच स्टार्ट हो चुकी है, जहां पे मेरे दोस्तों आप लोगों को 100% फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग गारंटी देता है मेरे दोस्तों। याद रखिएगा 500 में 500 मार्क्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये जो आप लोगों का न्यू बैच आज से ही स्टार्ट हो रही है, याद रखिएगा इसमें आप लोगों को क्या क्या मिलने वाला है मेरे भाई, एक बार थोड़ा नजर दौड़ाएंगे। ये अंतिम मात्र मेरे दोस्तों याद रखिएगा आप 40 से 50 दिन में कैसे बेटर तरीके से बिना गेस्ट पेपर का, बिना मॉडल पेपर का, बिना क्वेश्चन बैंक का बेहतरीन तरीके से कैसे आप तैयारी कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों ये मैंने जो तैयार किया है, बहुत ही मेहनत किया, लगभग मैंने 3 महीना तक इसमें काम किया है, तब जाकर आज ये बैच को मैं लॉन्च कर रहा हूं। इसमें आपको पूरा नोट्स मिलेगी और फ्री में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगा। क्या मिलेगा मेरे भाई, फ्री में आपको मिलेगा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप लगा करके जो 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है ना दादा, ये 30 मार्क्स को आप तय कर सकते हैं कि हमारा 30 में कितना मार्क्स सही होगी। इसमें मेरे दोस्तों पूरा झारखंड के सारे बंदा इसमें टेस्ट लगा रहे हैं। आप एक टेस्ट लगाएंगे तो आपको पता चलेगी कि मेरे दोस्तों आपका मार्क्स कितना आ रहा है। पूरे झारखंड में 2 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं, आपका रैंक कितना आ रहा है, आपका ग्रेड कितना आ रहा है, ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है या डी आ रहा है, ये ग्रेडिंग भी दिखेगी। कितना क्वेश्चन गलत किए, कितना क्वेश्चन सही किए, 2 कॉपी फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग इसमें आप लोगों को ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया गया है। साथ ही साथ मेरे भाई ये जो मैं आप लोगों को नोट्स बता रहा हूं, ये जो नोट्स मैं देने वाला हूं भाई, मतलब मैं डाल भी दिया हूं और हमारा कोर्स भी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। इसमें आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव मिलेगी, सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव मिलेगा, चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव मिलेगी, सिलेक्टेड सब्जेक्टिव मिलेगा, उसके बाद मेरे दोस्तों सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेगी जो आपको 5-5 सेट मिलेगा भाई, ठीक है। 5-5 सेट को, हिंदी हो, हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, पॉलिटिकल हो, कोई भी सब्जेक्ट का 5-5 इसमें आप लोगों को सेट मिलेगी। याद रखिएगा मेरे भाई, यही जो हमारा है
सेलेक्टेड क्वेश्चन। अगर आप कुछ भी अभी तक कुछ नहीं पढ़े, अगर आप सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चन को कर लेते हैं तो यकीन मानिए मेरे भाई, सेलेक्टेड क्वेश्चन का मैंने ऑब्जेक्टिव भी डाला है बेटर तरीके से, सेलेक्टेड क्वेश्चन का मैंने सब्जेक्टिव भी डाला है बेटर तरीके से, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, पीवाईक्यू, वीकली टेस्ट, सारे चीजों को निचोड़ करके शर्मा गेस्ट पेपर, वर्मा गेस्ट पेपर, अल्का, सक्सेस एग्जाम स्क्वायर, जितना भी गेस्ट पेपर है सारे गेस्ट पेपर को एक साथ रखकर मेरे दोस्तों मैंने ये नोट्स तैयार किया है। जो भी बंदा अभी तक कोई भी कोर्स को ज्वाइन नहीं किए या डर लग रहा है कि सर हमारा एग्जाम कैसे जाएगी, हम अभी तक कुछ भी पढ़े नहीं, गेस्ट पेपर भी सर ले लिए लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरे दोस्तों आंखें बंद करके, अरे विश्वास है हमारे अंदर में तो आंखें बंद करके मेरे शेरों सुनियो, आप लोग इस कोर्स को एनी हाउ ज्वाइन कर लेंगे, जहां पे आप लोगों को जबरदस्त तरीके से नोट्स मिलेगी। सारा चीज मेरे दोस्तों अंतिम समय में, ऐसे मौका आपके लाइफ में, जीवन में कभी लौट कर नहीं आने वाला है, मात्र आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है 399 रुपया में, जहां पे ऑल सब्जेक्ट की बेटर तरीके से आप लोग नोट्स प्राप्त करके, कोई क्लास की आवश्यकता नहीं है, चुपचाप से सिर्फ नोट्स को मेरे दोस्तों देखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखना है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाना है, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन को मेरे दोस्तों सिर्फ समझ लेना है। यकीन मानिए बचा हुआ जो आप लोगों को 40 से 50 दिन है मेरे भाई, याद रखिएगा इससे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। चुपचाप से जो बंदा अभी तक कोई भी कोर्स को, कोई भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किए, जल्दी से मेरे दोस्तों टेस्ट सीरीज में आपको तो फ्री में टेस्ट सीरीज मिल रही है, हर दिन टेस्ट लगाइए, 30 मार्क्स आपके मुट्ठी में आ जाएगी, हर दिन टेस्ट लगाइए मेरे दोस्तों, आपके मुट्ठी में आ जाएगी, ठीक है। चलिए सर, जितना ज्यादा हो सके इस कोर्स के बारे में आप लोग अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा भाई। अब आते हैं सर मानवतावाद क्या है, बात करते हैं मेरे गुरुजी कि मानवतावाद क्या है दादा, कि मानवतावाद, अच्छा मानवतावाद में तो समझ में आता है, बोलते नहीं तेरा बापा हटाए सिखा लो कि रे हैं, तेरा माए हटाए सिखा लो, नहीं बोलते तुम्हारा अम्मी यही शिक्षा दिए रे, हैं थोड़ा सा भी संस्कार नहीं है, बोलते हैं या नहीं भाई। हम लोग डांटते हैं, क्यों बोलते हैं, जैसे बच्चा कोई गलती काम करते हैं मेरे दोस्तों, हमारा माइंड में डायरेक्ट सेटअप होता है क्या, कि उसका माँ बाप इसको सही शिक्षा नहीं दी है, सही से परवरिश नहीं किए। इसी तरह से मेरे दोस्तों आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि हमारा मानवतावाद क्या होती है। अगर कोई बच्चा अच्छा रिजल्ट करते कहता है अरे वाह वाह रे शेर, तेरे माँ बाप ने कैसे पालन पोषण किया रे, तो पूरे स्कूल का टॉपर बन गया, तो पूरे डिस्ट्रिक्ट का टॉपर बन गया, पूरे स्टेट का तू टॉपर बन गया, वाह रे वाह, मैं भी अपने बच्चों को इस तरह से पढ़ाऊंगा, बोलते हैं ना भाई। तो हम लोग उसको अच्छा भी देख सकते हैं, बुरा भी देख सकते हैं, वो जैसे करेंगे, तो हमारा मानवतावाद है भाई, ठीक है। वही कहता है कि मानवतावाद एक ऐसी विचार है जिसमें यह माना जाता है कि इंसान अपनी समझ, हमारे अंदर में कितनी समझ है, तर्क, हम लोग जो बातचीत करते हैं तर्क और अच्छे कार्यों से समाज में सुधार कर सकता है। अगर हमारे अंदर में अच्छा समझ है, अगर हमारा बातों में मिठापन है, अगर हमारे पास अच्छा कार्य है, तो हम अपने समाज को परिवर्तन कर सकते हैं, हाँ ना भाई। एक अनपढ़ समाज को शिक्षित बना सकते हैं, हमारे अंदर में इतनी पावर होती है, लेकिन हम लोग इस्तेमाल कहां कर रहे हैं, बीड़ी फायर, फ्री फायर नहीं, बीड़ी फायर, है ना भाई। ऐसा जगह पे बच के रहिए मेरे भाई, ठीक है। इसमें इंसान की स्वतंत्रता, समानता और मानव अधिकारों को महत्व दिया जाता है। यह धर्म से अलग होकर विज्ञान और शिक्षा पर जोर देते हैं। यह धर्म से अलग होकर, मानवतावाद बिल्कुल कोई नहीं देखता है कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, कभी नहीं देखता। ये ज्यादा से ज्यादा मेरे दोस्तों विज्ञान और शिक्षा यानी साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मेरे दोस्तों एजुकेशन, सबसे ज्यादा इन पर हमारा बंदा को खींचते हैं कि आइए, और मेरे दोस्तों हमारा अनुसार मानवतावाद अगर आप चाहते हैं तो शिक्षा की ओर आइए, अगर आप मानवतावाद चाहते हैं तो साइंस टेक्नोलॉजी की ओर आइए, धर्म को साइड कर दीजिए। लेकिन आज हमारा भारत में क्या हो रहा है, धर्म को पहले, शिक्षा हो या ना हो। इसी तरह से मेरे दोस्तों एक बड़ी शानदार तरीके से एक हमारे महापुरुष ने कहा था कि अपने हक के लिए लड़ो मत पढ़ो, अपने हक के लिए लड़ो मत पढ़ो, लड़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे और पढ़ोगे तो आबाद हो जाओगे। अब निर्णय आपको करना है कि आपको लड़ना है या पढ़ना है। अरे मैं भी बोल रहा हूं कि आपको लड़ना है या पढ़ना है, वो आप बताइएगा, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पाइए। लिंग संरचना के बारे में थोड़ा सा बाद में बात करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन देखिए भाई, ये क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है भाई, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है मेरे दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था कि लिंग अनुपात शानदार तरीके से मैंने चिल्ला के बताया था कि 1000 मेल, याद रखिएगा 1000 मेल के पीछे कितना फीमेल है, कितना फीमेल है, इसी को हम लोग बोलते हैं लिंग अनुपात। इंटू क्या करते हैं 1000, इंटू क्या करते हैं मेरे भाई 1000 इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा
याद रखिएगा जनसंख्या 1000 पर ही दर्शाया जाता है, जैसे हम लोग परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है ना। तो लिंग अनुपात से आशय पुरुष स्त्री के संख्या के अनुपात से है, यानी पुरुष और हमारा स्त्री यानी मेल और फीमेल के रेशियो को हम लोग बोलते हैं क्या, लिंग अनुपात, सेक्स रेशियो, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में सेक्स रेशियो, याद रखिएगा। तो लिंग अनुपात से आशय पुरुष स्त्रियों के संख्या के अनुपात से है। इसके अंतर्गत प्रति 1000 पुरुषों की संख्या पर स्त्रियों की संख्या की गणना की जाती है। प्रति 1000 पुरुषों पर कितना महिला है, कितना फीमेल है, इसी को हम लोग बोलते हैं लिंग अनुपात। लेकिन लिंग अनुपात का जब भी आंसर करेंगे रे दादा, याद रखिएगा आंसर करते समय इस बात को ख्याल रखिएगा जरूर, ये आप लोग जो लिखेंगे ना मेरे भाई, याद रखिएगा ये फॉर्मूला जरूर लिखेगा। ये फॉर्मूला एनी हाउ आपको लिखना है, एनी हाउ, चाहे कुछ भी हो जाए। लिंग अनुपात को जब भी प्रश्न आए आप ये फॉर्मूला जरूर लिखेंगे कि लिंग अनुपात इक्वल टू स्त्रियों की कुल जनसंख्या बटा पुरुषों की जनसंख्या इंटू 1000, आपका रिजल्ट निकल कर आ जाएगी। याद रखिएगा मेरे भाई। फिलहाल आप लोग बताइए कि मेरे दोस्तों जो आप लोगों को मैं बता रहा हूं क्या सच में आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो बताइएगा जरूर। मानव विकास से आप क्या समझते हैं, मनुष्य विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट, है ना भाई, किसने दिया था, डॉक्टर महबूबुल हक, याद रखिएगा भूलिए नहीं, ठीक है। मानव विकास का मतलब है इंसान जीवन गुणवत्ता में सुधार, है ना। अभी हम शराब पी रहे हैं, शराब पी रहे तो टालमला जाता है सब आदमी, तो कभी इधर गिर रहा है, कभी उधर गिर रहा है, कभी घोलट जा रहा है, कभी घर ही नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन उसी समय अगर हमारे अंदर में नॉलेज आई कि नहीं, शराब पीने से हमारी लिवर पूरी तरह से खराब हो जाएगी और हम जल्दी मृत्यु के घाट तक पहुंचेंगे, हम जल्दी शमशान घाट कब्रिस्तान पहुंच जाएंगे ना। अरे भाई हमको बचना है भाई, अरे ना मरबो रे, हम ना चाहो कि हम इतना जल्दी मरबो, हम शराब छोड़ दिए तो हमारा विकास आ गया भाई। क्या आ गया हमारे अंदर में, एक विकास आ गई, ठीक है ना। तो मानव विकास का मतलब है इंसान की जीवन गुणवत्ता में सुधार, इसमें अच्छे स्वस्थ, शिक्षा और बेहतर जीवन स्तर को शामिल किया जाता है। अच्छा स्वस्थ हो, शराब पिएंगे तो स्वस्थ रहेगा, नहीं रहेगा। सिगरेट मत खींचिए, आप सिगरेट खींचते हैं, हाँ आपसे बात कर रहा हूं, मत खींचिए भाई, नहीं खींचते, अरे बहुत अच्छी बात है, ऐसा मत बोलिए, ठीक है। उसके बाद शिक्षा और बेहतर जीवन स्तर को शामिल किया जाता है ताकि लोग खुशहाल और संपन्न जीवन जी सके, है ना भाई। मनुष्य विकास अगर हमारे अंदर में शिक्षा है, हम अच्छी तरह से स्वस्थ है, हम अच्छी तरह से बेहतर जीवन यापन को गुजार रहे हैं, तो हम जरूर से जरूर मेरे दोस्त हम विकास करेंगे, है ना भाई। जैसे आप लोग विकास करेंगे मुझे पूरा विश्वास है। इसका उद्देश्य सभी को समान अवसर देना है। इसका मतलब होता है हमारा क्या, मनुष्य विकास की मतलब होता है सभी को समान अवसर देना है। मेरे दोस्तों जो भी स्टूडेंट्स अभी तक मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड नहीं किए, फटाफट मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लेना है। अगर आप कोर्स चाहते हैं कि हमको क्लास करना है ऑनलाइन, तो आप क्रैश कोर्स को ज्वाइन कीजिए। आप चाहते हैं कि मुझे सिर्फ नोट्स चाहिए, हमको क्लास व्लास नहीं करना है, तो आप जल्दी से मेरे दोस्तों याद रखिएगा जो आपका लक्ष्य बैच को जरूर बाय कीजिएगा। सारी चीज आपको जबरदस्त तरीके से यहाँ पे एक एक चीज मिल जाएगी। फिलहाल मेरे दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक अगर आप लोग अच्छी तरह से देखें तो सच बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।